बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर फैमिली मेंबर्स, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने मैं तो रोज़ वीडियो बनाया करता था, लेकिन जो सानिया अजीम हुआ, जिसे मैं ब्लैक डे का नाम दूंगा, जब तहसीलदार का रिटन टेस्ट था, पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े गए, तो उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं 4 महीने से आपके साथ हूँ और मेरा बयानिया यही रहा है कि पीपीएससी में कोई करप्शन नहीं है। बतौर अदारे के ये चंद अदारों में से जो कि ईमानदारी से चल रहे हैं। इनफरादी तौर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अदारे का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये मेरा भरम टूट गया और मैंने कुछ दिन बड़े कर्ब में गुजारे। आपसे भी शर्मिंदा हूँ। मेरे व्यूवर ने भी कुछ मैसेज, चंद लोगों ने कुछ मैसेज ऐसे भेजे जिससे मुझे यकीनी तौर पे तकलीफ भी हुई। उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले, सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले, तूने भी खुदाया मेरी नीयत नहीं देखी। तो मेरे दोस्तों ने मेरी नीयत नहीं देखी। अगर मैं अदारे की तारीफ करता था और आपकी इनकरेजमेंट करता था, तो उसमें मेरा मकसद यही था कि आप कहीं मायूस ना हो जाएं। बहुत सारे लोग लाखों में हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, हज़ारों लाखों में इम्तिहान देने वाले हैं। तो मैंने अपनी नीयत और अपने अंदाज से आपकी रहनुमाई की, लेकिन ये सब कुछ हुआ तो मुझे दुख हुआ। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म सारा दिन मेरे दिमाग में घूमती रही, रात भर मैं सो ना सका। ये चंद लाइनें जो फैज़ अहमद फैज़ ने अपने एक ख़ास तख़य्युल में ख़ास मकसद के लिए लिखी, लगता है कि वो पीपीएससी के लिए ही लिखी गई थी। वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगूं हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो ये पीपीएससी के नज़र करता हूँ मैं ये चंद लाइनें, जिसने मेरा तमाम का तमाम जो एतमाद है वो उसको तकलीफ पहुंचाई। डियर व्यूवर्स, अब ये आगे की तरफ बढ़ना है। ब्लैक डे आया, ब्लैक डे के असरात अभी हैं। मेरा बयानिया गलत साबित हुआ, आपसे माजरत ख्वाह हूं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अब क्या आगे करना है। अब चंद सवाल आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं कि अब पेपर कब होंगे जो रह गए हैं, क्या सब दोबारा होंगे या जो लीक हुए हैं वही दोबारा होंगे। तो ये सारी बातें आपके ज़हन में है। इस मामले में बड़ा ये एक अजीब सा मंजर बन गया है। अपने अपने मामलात के हवाले से मेरे व्यूवर 2 ग्रुप में तकसीम है। अगर मैं कहता हूँ कि सबके दोबारा हो जाएं, तो जो मेरे व्यूवर रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं या देने वाले हैं,
वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा हो जाए। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि ये चंद लोगों के हो जाएं और बाकी जो कुछ हो गया, तो बाकी लोगों को तकलीफ पहुंचेगी जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। या फिर मैं बीच में कोई रास्ता निकालूं तो ये सोचता हूँ कि जो 40 नंबर से ऊपर वाले हैं उनका रीटेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि ये लोग जिस तरह पास हुए हैं, और जो बाकी पास ना हो सके दोबारा तो उन्हें निकाल दिया जाए लिस्ट से। लेकिन ये भी नाइंसाफी है, क्योंकि जो क्लियर कर चुके हैं, हो सकता है पेपर ऐसा है कि वो क्लियर ना कर सकें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर मेरे ध्यान में ये प्रपोजल आती है कि जो पेपर लीक हुए या जिनके बारे में कुछ शिकायत ज़्यादा थी, जिनमें इंग्लिश एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स शामिल है, इनमें जो लोग पास हुए हैं इनके ले लिए जाएं। अगर वो पकड़े जाए, साबित हो जाए, तो सबका दोबारा ले लिया जाए। लेकिन फिर वही बात आ गई दोबारा कि जो पास हो चुके हैं वो नहीं मानेंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आखिर में फिर मेरे ध्यान में एक यही रास्ता आता है कि हमारे तहकीकाती इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं, उनमें जो कल्प्रिट्स पकड़े जाएं, उनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए, उनको सजाएं दी जाएं, और इस अमल में जो हिस्सा लेने वाले हैं वो एक ऐसी तफ्तीश से गुजरें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये कुछ पॉसिबल रास्ते सामने आ रहे हैं। अब पीपीएस ने अपना इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, आपको पता होगा, जिसमें कुछ इंटरव्यू होने जा रहे हैं। उनमें हिस्ट्री भी शामिल है, स्टैटिस्टिक भी, अरेबिक भी शामिल है, और इंग्लिश के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि इंग्लिश का भी इंटरव्यू होने जा रहा है। तो इसमें एक तो ये अच्छी बात है कि जो लोग क्वालिफाई कर गए थे उनका सिलसिला चल निकला, लेकिन फिर वो खलश मेरे दोस्तों की नहीं जाएगी जिनके साथ नाइंसाफी हुई। तो डियर व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं। अब मेरे ज़हन में एक जो प्रपोजल है वो ये भी है को आगे से पीपीएस अपना जो सिलसिला है वो कुछ रिटन टेस्ट के तरीक़ाकार में तब्दीली लाए। रिटन टेस्ट का तरीक़ाकार तब्दील किया जाए, पहले एमसीक्यू ले लिया जाए स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन जो 5% लोग कामयाब हो जाए उनका दोबारा सब्जेक्टिव लिया जाए। जब ये सब्जेक्टिव लिया जाएगा तो यकीनन उसमें करप्शन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये पेपर प्रोफेसर साहबान देखेंगे और उन तक सबकी रसाई नामुमकिन है। कोई एक आधा पहुंचेगा भी तो शायद उसे मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा। तो इससे करप्शन रुकने के काफ़ी मौके आएंगे। इसके अलावा अब ये खबरों में आ रहा है कि एक जो मामूली सा मुलाजम है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसने सब कुछ लीकेज किया। तो उसमें दुख की बात है कि चेयरमैन साहब बैठे हैं, अदारा कायम है, और एक जूनियर बंदा, एक क्लर्क, ये सब कुछ कर गया। तो इस मैकेनिज्म को टोटली चेंज करना पड़ेगा। उसमें ऑनेस्टली से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी, तब्दीलियाँ लाई जाएं जिससे ये हरकत दोबारा ना हो सके। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब भी
सरबराह इदारा अपने इदारे पे ट्रस्ट नहीं करता तो लोग तावन छोड़ देते हैं। तो ये हो सकता है ये भी हुआ हो, और ट्रस्ट को कायम रखना चाहिए। इसके अलावा डियर व्यूअर कुछ और मामला हैं जिनका आपको नहीं पता। कुछ लोग पीपीएससी के पीछे भी पड़े हुए हैं। इनमें वो लोग थे जो सीटीएस एनटीएस वगैरह का सिस्टम चला रहे थे, लाखों करोड़ों कमा रहे थे। और जो 2 ऑफिसर पकड़े गए हैं उनमें फरकान साहब और गौहर साहब, दोनों का एनटीएस और सीटीएस से तल्लुक साबित है। ये एनटीएस की सरबराही भी कर चुके हैं और ये खुद इन्वॉल्व हैं इसमें। तो क्या कुछ लोगों ने इस इदारे को नीचा दिखाने की कोशिश की? इस पे भी तहकीक होनी चाहिए। सीटीएस के जो हालिया इम्तिहान कांस्टेबल के हुए हैं 30/12 को, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में करप्शन अरूज पे रही। मैं अपने स्टूडेंट को जानता हूं जिनसे 4 लाख रुपया तक मुतालबे किए गए और उनके जो है पेपर हल करवाने की ऑफर की गई। तो हर डीपीओ ने अपने लेवल पे तहकीक की और वहाँ उन बच्चों का रीटेस्ट दोबारा लिया गया और जो पकड़े गए उनको सजाएं भी दी गई। तो ये वही लोग हैं जो अब पीपीएस के अंदर भी हैं और उसके बाहर भी हैं, अपने काम भी निकलवा रहे हैं और साजिशें भी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इन साजिशों से बच सकें। डियर व्यूअर्स, बहुत कुछ जो हुआ वो तकलीफदा था। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जब इंग्लिश के पेपर वाले से बात हुई थी, जिसका टाइटल था होगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तो उसमें भी मैं वाहिद पर्सन हूँ आपका जिसने बड़े साफ अल्फाज में तनकीद की थी इस इदारे में। तो डियर व्यूअर्स, मेरी नीयत अल्लाह जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। 4 महीने से आपके साथ हूँ, रातों जाग कर मैंने आपके मैसेज के जवाब दिए। ये लगता था, महसूस होता था कि मेरा व्यूअर मेरा इंतज़ार कर रहा है, फौरी जवाब दूँ, उसे परेशानी से बचाऊँ। जितनी रहनुमाई हो सके रिटर्न टेस्ट के लिए दी, जितनी रहनुमाई हो सके इंटरव्यू के लिए मैंने पेश की। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों को मुझसे भी गिला है। बहरहाल मुझे उनसे गिला नहीं है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, आप सब लोग इस तकलीफ़ से निकल जाएं और कोई ऐसा हल निकल आए जिसमें सब लोग जो है वो सुकून का सांस ले सके। आज मैं अपने एक व्यूअर का ज़रूर जिक्र करूँगा जो मुझे उनका वाहिद ये है, मैं समझता हूँ ग्रेटनेस के, उन्होंने कुरान पाक के आयात के हवाले देकर मेरे लिए दुआएं की हैं। उनका नाम है सोबिया मनीर गफारी, सोबिया मनीर गफारी। बहुत सारे मैसेज, 10-12 से ज़्यादा, और हर मैसेज में दुआ। अल्लाह ताला उनकी दुआएं मेरे लिए और सब के लिए अच्छी साबित हों। आखिर में डियर व्यूअर फिर आपको यही कहूँगा कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी आसन तक़वीम का टाइटल बहुत बुलंद है। ये हमें तक़वा की तरफ लेके जाता है। अपनी कोशिश आखिरी सांस तक जारी रखें कि अच्छाई फैलाए, बेहतरी फैलाए। मंजिल मिले ना मिले, तजर्बा ज़रूर मिलेगा और ये तजर्बा भी हमें आने वाले वक्तों में हमारा बहुत बड़ा दोस्त साबित होगा। फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने बड़े कर्बनाक लम्हात में वक्त गुजारा है। कुछ व्यूअर को मैंने
ये भी कहा कि अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, और यहाँ खुसूसन PPSC के हवाले से व्यूवर बनाना छोड़ दो। फिर आपका ख्याल आता है कि अगर आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आखिर में फिर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।